हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे सर्वनाम तथा सर्वनाम के भेद। इस डिटेल्ड वीडियो को आप मिनिमम 2 टाइम्स देखेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर हो एक्सरसाइजेस करने से पहले। सो लेट अस स्टार्ट। सर्वनाम को इंग्लिश में हम प्रोनाउन भी बोलते हैं। ओके, नाउ पढ़िए और समझिए से शुरू करते हैं। सर्वनाम शब्द सर्व तथा नाम शब्दों को मिलाकर बना है। सर्वनाम शब्द में सर्व और नाम को जोड़कर सर्वनाम बना है। सर्व शब्द का अर्थ होता है सब तथा नाम शब्द संज्ञा का ही पर्याय है। अतः सर्वनाम शब्द का अर्थ होगा वह शब्द जो सब नामों या संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त हो सकता हो। वह शब्द जो सब नामों या संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त हो सकता है। इट इज़ एन ऑल्टरनेट फॉर योर नाउन टू नॉट बी रिपीटेड इन ईच सेंटेंस। अगर एक ही संज्ञा बार बार उपयोग होता है एक वाक्य के दूसरे वाक्य के बाद, तो वो काफ़ी इरिटेटिंग सा दिखता है और सुनाई देता है। तो इसके लिए हम पहले वाक्य में जो संज्ञा है उसके लिए एक सर्वनाम का उपयोग करते हैं दूसरे और आने वाले वाक्यों में, ताकि एक रिपीटेटिव प्रोसेस ऑफ यूजिंग द संज्ञा न हो। अब हम भाषा में हमेशा एक ही संज्ञा का प्रयोग बार बार नहीं करते। उदाहरण के लिए निम्नलिखित वाक्यों को देखिए। राम के गांव का नाम सोंगरा है। राम सोंगरे में ही पढ़ता है। राम के पिताजी सोंगरा में पोस्टमैन है। पिताजी बहुत ईमानदार है। पिताजी ने ही राम को विद्यालय में प्रवेश दिलवाया है। इन वाक्यों में आप देख रहे हैं कि बार बार संज्ञा शब्दों को दोहराए जाने से वाक्य अस्वाभाविक लग रहे हैं। दे आर लुकिंग वेरी रिपीटेटिव। स्वाभाविक नेचुरल तरीके से ऊपर के वाक्यों को हम इस प्रकार कह सकते हैं। अभी देखिए, हमने ऊपर संज्ञाओं के साथ रिपीट करके वाक्यों को लिखा और पढ़ा। अब उन्हीं वाक्यों को हम संज्ञा को रिपीट नहीं करके उनके स्थान में सर्वनाम लगा के देखते हैं कि कितना शुद्ध लगता है वाक्य। राम के गांव का नाम सोंगरा है। वह वही पढ़ता है। कौन? राम। उसके पिताजी वही पोस्टमैन है। राम के पिताजी सोंगरा में पोस्टमैन है। उसके राम के पिताजी वही कहाँ? सोंगरा में पोस्टमैन है। वे बहुत ईमानदार है। कौन बहुत ईमानदार है? पिताजी बहुत ईमानदार है। उन्होंने, पिताजी ने ही, उन्होंने ही उसको, किसको? राम को विद्यालय में प्रवेश दिलवाया है। तो आप देख सकते हैं कि वी हैव शॉर्टेंड द सेंटेंस इन अ वेरी स्वाभाविक मैनर, मतलब नेचुरली अच्छा साउंड और दिखने वाला सेंटेंस। राम, सोंगरा, पिताजी आदि संज्ञा शब्दों के स्थान पर वह, वही, उसके, वे, उन्होंने, उसको शब्दों के प्रयोग से सभी वाक्य स्वाभाविक हो गए हैं। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले ये सभी शब्द सर्वनाम कहे जाते हैं। संज्ञा सब शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त इस्तेमाल होने वाले ये सभी शब्द सर्वनाम कहे जाते हैं। ये सर्वनाम की परिभाषा जानते हैं। वाक्यों में संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे हमने समझा, वाक्य में सर्वनाम भी वही प्रक्रिया करते हैं जो संज्ञा शब्द करते हैं। दे डू द सेम वर्क एज अ नाउन। सर्वनाम के भेद क्या हैं? जिस तरह से सभी संज्ञा शब्द एक ही तरह के नहीं होते, उसी तरह सभी सर्वनाम शब्द भी एक ही तरह के नहीं होते। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के संज्ञाएं हैं, जैसे योर प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, वैसे ही सर्वनामों के भी कुछ भेद हैं। आइए सर्वनामों के भेद जानते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। अब पहला जो सर्वनाम पढ़ेंगे वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। जब भी 2 लोग बातचीत करते हैं तब बातचीत करने वालों में एक वक्ता जो बोलने वाला होता है, तो दूसरा श्रोता सुनने वाला। वक्ता कभी तो अपने बारे में कुछ कहता है और कभी श्रोता के बारे में कुछ कहता है। इसके अलावा दोनों ही किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में भी कुछ कहते सुनते हैं जो वहाँ उपस्थित नहीं होता।
ऐसी स्थिति में तीनों ही पुरुषों, बोलने वाले, सुनने वाले तथा जो उपस्थित नहीं है, उसके लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं बैठा हूँ, तुम जा रहे हो, वह आएगा। मैं में फर्स्ट पर्सन, क्योंकि मैं खुद ही बोल रहा हूँ। तुम जा रहे हो, मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि तुम जा रहे हो, सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन, मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि वह आएगा। इस तरह वक्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों को प्रयुक्त करता है वे उत्तम पुरुष, श्रोता के लिए जिन सर्वनाम शब्दों को प्रयुक्त करता है वे मध्यम पुरुष, तथा किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे अन्य पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये बहुत ही इजी है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो इंग्लिश में हमने पढ़ा था प्रोनाउंस का, पुरुषवाचक सर्वनाम। नाउ जब भी कोई बातचीत हो तो दो लोगों के बीच में होता है। एक जो बोलता है वो वक्ता होता है, जो सुनता है वो श्रोता होता है। जब वक्ता श्रोता को किसी तीसरे के बारे में बता रहा है जो वहाँ उपस्थित नहीं है, तब वो कहलाता है आपका अन्य पुरुष। अब जो वक्ता खुद के बारे में बात करता है तो वो कहलाता है उत्तम पुरुष। जब वक्ता श्रोता के बारे में बात कर रहा है तो वो होता है मध्यम पुरुष। और जब वक्ता श्रोता के साथ बात कर रहा है किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जो वहाँ पर उपस्थित नहीं है, वह तीसरा व्यक्ति अन्य पुरुष कहलाता है। ओके, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, इट इज़ वेरी सिंपल। उत्तम पुरुष के बारे में पढ़ते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता द्वारा अपने लिए किया जाता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता द्वारा, मतलब जो बोल रहा है, अपने लिए किया जाता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। मैं कल कश्मीर जा रहा हूँ, कौन बात कर रहा है? वक्ता बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? खुद के बारे में। तो मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, वक्ता क्या बोल रहा है? खुद के बारे में बोल रहा है कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया। तो ये हो गया आपका उत्तम पुरुष मैंने। हम इसी शहर के निवासी हैं, वक्ता अपने बारे में ही या फिर अपने परिवार के बारे में ही बोल रहा है, खुद के बारे में। तो हम आपका उत्तम पुरुष। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, वक्ता बोल ही रहा है खुद के बारे में कि उसे किसी से कोई शिकायत नहीं है। अब मध्यम पुरुष को कैसे पहचानेंगे? श्रोता, सुनने वाले के नाम के स्थान पर, श्रोता के नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता द्वारा किया जाता है, ये ध्यान में रखेंगे कि जो बोल रहा है उसके द्वारा ये प्रयुक्त होने वाले शब्द वे मध्यम पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। इसके उदाहरण तू, तुम तथा आप है। अब तू सर्वनाम व्याकरण की दृष्टि से तू एक वचन का रूप है, परंतु हिंदी में तू का एक वचन में प्रयोग बहुत कम होता है। तू का प्रयोग केवल बहुत घनिष्ठता, निकटता की स्थिति में एक वचन में होता है। इफ़ यू आर वेरी क्लोज टू समबडी, आप किसी के बहुत निकट है, घनिष्ठ मित्र हैं, तभी आप तू का इस्तेमाल करते हैं हिंदी व्याकरण में। जैसे दो दोस्तों के बीच। अब हिंदी में तू के स्थान पर एक वचन में तुम तथा आप दोनों का प्रयोग होने लगा है, ठीक है। अतः बहुवचन में इनके साथ लोग शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे मीरा, कल तुम स्कूल मत आना, एक वचन, मीरा एक वचन। लड़कियों, एक से ज़्यादा, प्लूरल, बहुवचन, कल तुम लोग, ये हो गया तुम लोग। भाभी जी, क्या आप यहीं रुकेंगी? भाभी जी सिंगुलर, एक वचन, तो आप। दोस्तों, एक से ज़्यादा, क्या आप लोग यही रुकेंगे? तो इस हिसाब से आप एक वचन और बहुवचन को उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है आपका अन्य पुरुष। वक्ता या श्रोता, बोलने वाला या सुनने वाला के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे अन्य पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। इसके अंतर्गत एक वचन में वह तथा बहुवचन में वे रूप प्रयुक्त होता है। एक वचन में वह तथा बहुवचन में वे रूप प्रयुक्त होते हैं। किसके लिए? अन्य पुरुष के सर्वनाम के लिए। जैसे वह मदन सोहन से, यार आजकल वीणा कक्ष में नहीं आ रही, वह इन दिनों कहीं बीमार तो नहीं है? सोहन, हाँ वह बीमार है। अब देखिए यहाँ पर वक्ता कौन है? मदन, बोलने वाला। किससे बोल रहा है? श्रोता कौन है? सोहन के बारे में। अब तो मदन हुआ आपका
ये हुआ आपका उत्तम पुरुष। सोहन हुआ आपका मध्यम पुरुष। किसके बारे में बात करें जो वहाँ पर उपस्थित नहीं है? वीणा के बारे में। तो ये हुआ आपका अन्य पुरुष। और जब हम इसको एक वचन में, क्योंकि वीणा एक ही लड़की है, तो वह यूज़ करेंगे। सोहन जो श्रोता है, अभी वक्ता बन गया है, बोलता है हाँ वह बीमार है। कौन बीमार है? वीणा बीमार है, और वो वहाँ पर उपस्थित नहीं है, इसीलिए अन्य पुरुष में आती है। वे सर्वनाम व्याकरण की दृष्टि से तो बहुवचन का रूप है, परंतु इसका प्रयोग भी प्रायः आदर सम्मान देने के लिए एक वचन में किया जाता है। आदर सम्मान के लिए दिया जाता है एक वचन में। एक मित्र दूसरे मित्र से, कल मेरी माता जी दिल्ली जा रही है, फिर वे दिल्ली से हरिद्वार जाएंगी। क्योंकि माता जी है, बड़े हैं, इसलिए आदर के लिए वे यूज़ करते हैं। हिंदी में वे का बहुवचन रूप भी लोग लगाकर वे लोग बनाया जाता है। ठीक है, वे का बहुवचन है वे लोग। एक छात्र दूसरे छात्र से, कल श्रीलंका की टीम के खिलाड़ी भारत आ रहे हैं। वे लोग के खिलाड़ी मतलब एक से ज़्यादा खिलाड़ी की टीम में एक से ज़्यादा खिलाड़ी है तो बहुवचन है, तो इसीलिए वे लोग, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अन्य पुरुष। ठीक है, अब निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? निश्चयवाचक मतलब डेफिनेट। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता चले, निश्चित मतलब डेफिनेट, व्यक्ति, पर्सन या चीज़, कोई वस्तु का पता चलता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसके अंतर्गत एक वचन में यह या वह तथा बहुवचन में ये या वह वे रूप आते हैं। यह तथा ये का प्रयोग निकट की वस्तुओं, दिस और दिस जो है हमारा, दिस या फिर दीज फॉर थिंग्स विच आर क्लोज टू यू, ये यह या वे ये है आपका हिंदी ग्रामर में, वस्तुओं के लिए होता है। और वह तथा वे, दैट मीन्स दैट एंड दोज टू शो थिंग्स विच आर फार फ्रॉम यू। ओके, टू रेफर टू अ पर्सन जो आपसे दूर है, या फिर एक वस्तु जो आपसे दूर है। अगर वो सिंगुलर है तो दैट, प्लूरल है तो दोज। वही हिंदी में वह एंड वे। सिमिलरली अगर सिंगुलर है, निकट है, तो दिस, एंड प्लूरल है तो निकट है ये या दीज। अब यह और ये के आप उदाहरण देखिए। अध्यापक, मदन यह क्या उठा लाए हो। अध्यापक बोल रहे मदन यह क्या उठा लाए हो। ठीक है, अब छात्र, ये किताबों की ओर इशारा करके, किताबें आपका बहुवचन है इसलिए ये हो जाता है, तो फट चुकी है, नई किताबें लेनी पड़ेंगी। अब वे एंड वे, अध्यापक वह इशारा करते हुए मतलब थोड़ी दूरी पे है, क्या चमक रहा है। बच्चा, वे कौन है, उनको पहले तो कभी नहीं देखा। वे मतलब दूसरे लोग जो थोड़ी दूरी पे खड़े हैं, वे लोग, वे कौन है, उनको पहले तो कभी नहीं देखा। तो ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब अनिश्चयवाचक, अनिश्चय मतलब नॉट सर्टेन, नॉट क्लियर, नॉट डेफिनेट। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चय न हो कि वह व्यक्ति कौन है या वह वस्तु क्या है, तब जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अतः अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम हैं जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता न चलता हो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम हिंदी में कोई व्यक्ति के लिए तथा कुछ वस्तु के लिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। व्यक्ति के लिए कोई, वस्तु के लिए कुछ। वी डोंट नो डेफिनेटली, इसलिए कोई या कुछ यूज़ करते हैं। शायद बाहर कोई खड़ा है। शायद बाहर रवि खड़ा है, निश्चयवाचक। शायद कोई बाहर कोई खड़ा है मतलब वी डोंट नो कौन व्यक्ति है, तो कोई। बाज़ार से कुछ ले आइए, बाज़ार से अंडे ले आइए तो निश्चयवाचक। बाज़ार से कुछ ले आइए मतलब कुछ भी ले आइए। वी डोंट नो व्हाट इट इज़, लेकिन कुछ भी ले आइए, अनिश्चय। आज मुझे कोई याद आ रहा है, वी आर नॉट स्पेसिफाइंग कौन है, कोई। मुझे भी कुछ मिल जाता तो अच्छा होता। कुछ मिल जाता, वी आर नॉट स्पेसिफाइंग क्या चाहिए हमें, कुछ भी मिल जाता तो अच्छा होता। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? दे आर योर क्वेश्चनिंग वर्ड्स, इंटरोगेटिव वर्ड्स जो होते हैं ना, प्रश्नवाचक। कई बार किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में मन में प्रश्न उठते रहते हैं कि वह व्यक्ति कौन है या वह वस्तु क्या है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर हम प्रश्नवाचक सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। हिंदी में कौन व्यक्ति के लिए, क्या
कौन सा, कौन सी वस्तु या घटना के लिए प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, ये आपको याद रखने हैं, ये इम्पोर्टेंट है। कौन बोल रहा है, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक। यहाँ कौन आए सोएगा, क्वेश्चन मार्क। ये सब हमारे व्यक्ति के लिए है। आज आपने क्या बनाया है, ये व्यक्ति नहीं वस्तु के लिए है। इन घड़ियों में से आपको कौन सी पसंद है, क्वेश्चन मार्क, प्रश्न पूछा जा रहा है। इन मकानों में से आप कौन सा खरीदना चाहते हो, कौन सा, कौन सी, क्या, ये सब आपका घटना या वस्तु के लिए होता है। क्वेश्चन मार्क्स देखिए यहाँ पर सब में है, तो ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। मिश्र वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष आश्रित उपवाक्य। नाउ मिश्र वाक्य मतलब मिक्स सेंटेंसेस में एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष आश्रित उपवाक्य। जैसे आपका आइदर आपका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो इंग्लिश में होता है वही है ये। कुछ सर्वनाम प्रधान उपवाक्यों में आए संज्ञा या सर्वनामों के साथ आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। आश्रित मतलब डिपेंडेंट, इट इज़ मेन क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। अब चूंकि ये सर्वनाम आश्रित उपवाक्यों का प्रधान उपवाक्य के साथ संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं, अतः इनको संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ये सर्वनाम क्या होता है, आश्रित उपवाक्यों। आश्रित मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना, जो वाक्य खुद अपने बल पर अपना मीनिंग या अर्थ कन्वे नहीं कर पाए आपको, तो वो होता है आश्रित वाक्य, ठीक है। ये सर्वनाम आश्रित कौन से, संबंधवाचक सर्वनाम आश्रित उपवाक्यों का प्रधान उपवाक्य मेन क्लॉज के साथ संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं। दैट मीन्स बेसिकली ये क्या है, दे आर लिंकिंग, संबंध जोड़ रहे, कंजंक्शंस जैसे जोड़ते हैं इंग्लिश ग्रामर पे वैसे ही। सो व्हाट आर दे डूइंग, दे आर कनेक्टिंग द डिपेंडेंट क्लॉज। दैट मीन्स वो आश्रित उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्य मेन क्लॉज मतलब जो खुद अपना मीनिंग कन्वे कर सकता है, लेकिन जब उसको हम एक संबंधवाचक सर्वनाम के साथ जोड़ते हैं एक आश्रित उपवाक्य के साथ, तो अच्छे से मीनिंग कन्वे होता है, अतः इनको संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। हिंदी में जो, जिससे संबंधवाचक सर्वनाम है। यू हैव टू रिमेंबर जो एंड जिससे। वह लड़की नहीं आई जो अक्सर बात करती रहती है। अब देखिए यहाँ पर उपवाक्य क्या है और प्रधान वाक्य क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। वह लड़की नहीं आई, क्या आपको समझ में आ रहा है ये वाक्य क्या अर्थ समझाना चाहता है, कि एक लड़की है जो नहीं आई, हमें समझ में आ गया। अब अक्सर बात करती रहती है, अगर मैं जस्ट आपको एक वाक्य दूँ, अक्सर बात करती रहती है, क्या समझ में आ रहा है आपको, कौन बात करती रहती है, कहाँ बात करती रहती है, किससे बात करती रहती है, ये कुछ कन्वे नहीं हो रहा है। लेकिन जब मैं यही जो आपका आश्रित उपवाक्य है, डिपेंडेंट क्लॉज जो है इंग्लिश का, उसको हम आश्रित उपवाक्य बोलते हैं। जब इसी वाक्य को हम एक प्रधान वाक्य मतलब मेन क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज के, इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ेंगे, जो वाले संबंधवाचक सर्वनाम के साथ, तब इसका मीनिंग अच्छे से समझ में आता है। इस सेंटेंस का, इस आश्रित उपवाक्य का मतलब समझ में आ जाता है कि अक्सर बात करती रहती है कौन, जो वह लड़की जो नहीं आई, ठीक है, वह लड़की नहीं आई जो अक्सर बात करती रहती है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये जो हमारा आश्रित उपवाक्य है, जब एक संबंधवाचक सर्वनाम के द्वारा एक प्रधान और उपवाक्य के साथ जोड़ा जाता है, तो मीनिंगफुल अर्थ निकलता है, जिससे हम समझ में हमको आता है। वह किताब फट गई जिससे मैंने पुस्तक मेले से खरीदा था। मैंने पुस्तक मेले से खरीदा था, ठीक है, वह किताब फट गई। अब देखिए यहाँ पर, मैंने पुस्तक मेले से खरीदा था, क्या खरीदा था, कब खरीदा था, कैसे खरीदा था, क्यों खरीदा था, नो मीनिंग इज बीइंग कन्वेड। हमें अर्थ नहीं पता चल रहा है कि क्यों हम बात कर रहे हैं उसको, पुस्तक मेले में खरीदा था, ठीक है। अब जब हम इसको जोड़ेंगे जिससे सर्वनाम से, वह किताब फट गई, जो किताब मैंने पुस्तक मेला में खरीदा था वह फट गई, तो हमें समझ में आ रहा है। तो ये आपका हुआ आपका आश्रित उपवाक्य, जो कि जुड़ता है आपका
प्रधान उपवाक्य के साथ। वह किताब फट गई, हमें समझ में आ रहा है कि वह किताब जो थी वो फट गई। वह मकान गिर गया जिसकी दीवार कच्ची थी। दीवार कच्ची थी, ये आपका आश्रित डिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता दीवार कहाँ है, क्यों वहाँ पे दीवार, बस हमें पता चल रहा है कि कच्ची थी। लेकिन वह मकान गिर गई जिसकी दीवार कच्ची थी। वह मकान गिर गया, ये हमें समझ में आ रहा है। दीवार कच्ची थी, ये तो कुछ कन्वे नहीं कर रहा है, लेकिन जब हम इसको जिसकी के साथ जोड़ेंगे, वह मकान गिर गया जिसकी दीवार कच्ची थी, तो हमें अर्थ समझ में आ रहा है। यह वही लड़का है जिसकी शादी मीरा से हुई थी। शादी मीरा से हुई थी, अरे भाई किसकी शादी हुई थी मीरा से, कब हुई थी, कहाँ हुई थी, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो पोर्शन है ये आपका आश्रित उपवाक्य है। यह वही लड़का है, ये भी आपका एक आश्रित उपवाक्य है। इन दोनों को जोड़कर अच्छे से मीनिंग समझाया जाता है। जिसकी, यह वही लड़का है जिसकी शादी मीरा से हुई थी। जो परिश्रम करता है वह सदा सफल होता है। अब देखिए, परिश्रम करता है, सदा सफल होता है, ये दो आश्रित उपवाक्य हो गए यहाँ पर। बट अगर इनको हम जोड़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम जो और वह के साथ, तो हमें एक अर्थपूर्ण वाक्य मिलता है। जो परिश्रम करता है, जो हार्डवर्क करता है, उसी को सदा सफल होता है, वह सफल होता है। अब निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। निज शब्द का अर्थ होता है अपना। निज मतलब अपना। जिन सर्वनामों का प्रयोग व्यक्ति अपने लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी में स्वयं, अपने आप ही, खुद आदि निजवाचक सर्वनाम है। जैसे अब यह काम मैं स्वयं करूँगी, अब यह काम मैं खुद के लिए बोल रही हूँ, स्वयं। मुझे खुद ही वहाँ जाना पड़ेगा। अपने लिए ही व्यक्ति बात कर रहा है, तो वो हो जाता है निजवाचक। आप यही रहें, वह अपने आप संभाल लेगा। ठीक है, वह अपने आप संभाल लेगा। वह किसी से बात नहीं करती, अपने आप काम करती रहती है। अपने आप, वह अपने आप काम करती रहती है। अब सर्वनाम के कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानते हैं। सर्वनाम के संबंध में महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित है। लिंग के अनुसार, वेदर इट इज़ फेमिनाइन या मैस्कुलाइन, दैट मीन्स पुल्लिंग या स्त्रीलिंग है, उसके अनुसार संज्ञा के रूप बदलते हैं, नाउन के रूप बदलते हैं। लेकिन लिंग के अनुसार सर्वनाम के रूप नहीं बदलते। नाउन बदलता है लेकिन प्रोनाउन नहीं बदलता है, अकॉर्डिंग टू द जेंडर। सर्वनाम शब्द पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग में एक समान रहते हैं। ठीक है, एक समान रहते हैं। जैसे जो बच्चा खेल रहा था वह गिर पड़ा। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, वे हमेशा झूठ बोलते हैं। जो बच्ची खेल रही थी वह गिर गई। मैं कल दिल्ली जाऊंगी, वे हमेशा झूठ बोलती है। आप सर्वनाम को छोड़कर प्रायः सभी सर्वनामों के को परसग वाले दो दो रूप प्रचलित हैं। जैसे मुझको, मुझे, तुझको, तुझे, उसको, उसे, जिसको, जिसे, किसको, किसे, इसको, इसे, हमको, हमें, तुमको, तुम्हें, उनको, उन्हें, जिनको, जिन्हें, किनको, किन्हें, इनको, इन्हें। ये आपको याद रखने हैं। आप सर्वनाम को छोड़कर, ठीक है, आप सर्वनाम को छोड़कर प्राय सभी सर्वनाम के को परसग वाले दो दो रूप प्रचलित है। जैसे मुझको, जिस, किसको, सभी सर्वनाम के को परसग, परसग मतलब बाद में लगने वाले, किस, मुझ के बाद को लगा तो मुझको बन गया, तो ये मुझे भी बोला जा सकता है। किस के बाद को लगा तो किसको, परसग बाद में, किसके बाद में लगा, उनके बाद में को लगा, तुझ के बाद में को लगा, इसके बाद में, ऐसे। ठीक है। अब हिंदी में मैं, तू, तुम तथा हम सर्वनामों के कुछ अशुद्ध रूप जैसे मेरे को, तेरे को, तुम्हारे को तथा हमारे को भी चल पड़े हैं, लेकिन ये गलत है। इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनके स्थान पर शुद्ध रूपों का ही प्रयोग करें। जैसे मेरे को में मुझको या फिर मुझे शुद्ध है, तुम्हारे को में तुमको या तुम्हें शुद्ध है, अशुद्ध है तेरे को, उसके जगह शुद्ध है तुझको या तुझे, हमारे को में शुद्ध है हमको या हमें।
हमने क्या सीखा? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर संज्ञा का ही प्रकार करने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। वह शब्द जो संज्ञा नाउन के प्लेस पर प्रयुक्त होकर यूज होकर संज्ञा का ही एक्शन करते हैं या वो फंक्शन करते हैं एज नाउन्स, दे आर ओनली कॉल्ड सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक तथा निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष सूचक सर्वनाम है मैं, हम। मध्यम पुरुष सर्वनाम है तू, तुम, आप तथा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है वह, वे। निश्चयवाचक सर्वनाम है यह, वह, ये, वे, दिस, दैट, दीज, दोज। इंग्लिश में रिलेट करके याद कीजिए। निश्चयवाचक डेफिनेट, जो किसी निश्चित व्यक्ति या फिर वस्तु की ओर संकेत करते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कोई, कुछ, जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन तथा कौन सा वस्तु या घटना के लिए, ठीक है, कौन है व्यक्ति के लिए, कौन सी वस्तु या घटना के लिए। संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो, जिनसो आदि मिश्र वाक्यों के प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित मेन क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने का काम करता है। संबंध, रिलेशन। स्वयं के लिए प्रयुक्त होने सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहलाते। इनके अंतर्गत स्वयं, खुद, आप, अपने आप आदि सर्वनाम आते हैं। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ योर सर्वनाम एंड इट्स भेद के चैप्टर। अब देखिए, अगर आपने इन सर्वनाम को अच्छे से समझा है, उनके भेदों को जाना है विथ एग्जाम्पल्स, आपने जाना कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे ये कौन सा सर्वनाम है, आपके लिए ये एक्सरसाइजेस पोर्शंस बहुत ही ईजी हो जाएगा। आई विल ऐड अ वर्कशीट रिलेटेड टू सर्वनाम एंड इट्स एग्जाम्पल्स एट द एंड ऑफ दिस वीडियो और इन अनदर वीडियो। आप डेफिनेटली उसको भी देखिए। इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से समझिए, फिर एक्सरसाइज कीजिए। नाउ इस चैप्टर के जो एक्सरसाइजेस है मैं उनके आंसर ज़रूर दूंगी, बट उससे पहले आपको खुद ट्राई करना है एंड फिर रेफर टू दोज आंसर्स, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में इन आंसर्स को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम के टाइम पे यू आर क्लियर, यू डोंट हैव टू स्ट्रेस फॉर हिंदी व्याकरण एग्जाम। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट।